वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट, जिसमें हमारी जो सीरीज थी उसमें आज सोनेट नंबर 23 है और हम इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप जो इसका मतलब है कहने का वो समझ जाए और मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की। ओके, तो देखिए जो सोनेट नंबर 23 है, इसका जो सेकंड टाइटल है, मतलब कि जो पहली लाइन होती है उसे भी एज जो टाइटल होता है उस तरह से कंसीडर किया जाता है। तो इसे सोनेट नंबर 23 कहो या फिर ये कहो एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज, तो ये भी इसी का टाइटल है। तो इस सोनेट में ये बात की गई है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि वो परफेक्ट एक्टर नहीं है, वो स्टेज में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए, इस वजह से वो अनपरफेक्ट एक्टर हैं। और यहाँ पर वो अपनी जो बातें हैं वो अपनी रचनाओं, अपने वर्क्स के माध्यम से रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखो मुझ में कहीं ना कहीं कमी है, मैं एक परफेक्ट एक्टर नहीं बन पा रहा, लेकिन इसकी भरपाई के लिए मैं जो बुक्स लिख रहा हूँ उन्हें अच्छे से पढ़ो, उन्हें अपनी आंखों से सुनो। जैसे कि जब आप पढ़ोगे अपनी आंखों से देखोगे, वैसे देखने का काम तो सभी लोग आंखों से ही करते हैं, लेकिन सुनने का काम भी आप अपनी आंखों से ही करो। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सोनेट के बारे में कि जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट होती है आखिरकार वो होती किस तरह की है और वो किस तरह से एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोनेट। तो देखिए जो सोनेट होती है इन्हें विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी जाती है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट लिखी जाती है उन्हें इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इंग्लिश सोनेट या फिर विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई सोनेट होती है, जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है, वो 14 लाइन की होती हैं। ये कितने लाइन्स की होती हैं? 14 लाइन्स की होती हैं। यहाँ पर हर जो शेक्सपियरियन सोनेट होगी उसमें 14 लाइन कंसीडर की जाती हैं, जिसमें से 3 क्वार्टेन होते हैं और एक कपलेट होता है, 1 कपलेट, जो कि लास्ट में यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब जो 3 क्वार्टेन है इसको समझ लेते हैं। इसे मैं बार बार इस वजह से रिवाइज करवा रही हूँ कि यदि यहाँ से कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो गलत ना हो। तो देखिए जब 4 लाइन जो होती हैं, ये 4 लाइन हो गई, तो इसे 1 कहेंगे एक। अब ऐसे ही 4 लाइन के जब हम 3 वो बना लेते हैं तो उन्हें 3 क्वार्टेन कहा जाता है। अब ये भी सेकंड हो गया और ये, तो ये 3 क्वार्टेन कंप्लीट हो गए। और जब हम 2 लाइन लास्ट में यूज करते हैं तो उन्हें कपलेट के नाम से जाना जाता है, जो कि लास्ट में ही यूज की जाती हैं। अब यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करें कि जैसे इसमें राइमिंग स्कीम किस तरह से यूज की जाती है और क्या क्या इम्पोर्टेंट की फैक्ट हैं, तो उनके बारे में जब बात करेंगे तो देखिए जो आयम्बिक पेंटामीटर है उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट्स लिखी हैं वहां पर आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। और इसके बाद फिर राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि हर उसमें जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है वो हर सोनेट में सेम ही होती है, इस वजह से इसे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ई एफ डबल रहेगा, फिर जी जी लास्ट में कपलेट होगी। ओके, देखिए ए बी सी डी ई एफ
एंड लास्ट में जो कपलेट होगी वो जी। तो हमको कैसे याद करना है कि जो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट है उनकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो सबको रिपीट करना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और लास्ट में क्या आएगा जी। मतलब विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं उनमें लास्ट में आपको जी ध्यान में रखना है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कितनी सोनेट लिखे हैं और कौन सी सोनेट कितने नंबर से लेकर कितने नंबर तक किसको डेडिकेट की गई है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए जो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं उनकी टोटल सोनेट की बात करूं तो वो 154 सोनेट है और उनमें से एक से लेकर जो हमारी 17 सोनेट होती है इन्हें प्री क्रिएशन सोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 1 से लेकर 126, देखिए इनको यदि हम अलग से डिफाइन करते हैं तब ये पता चलता है कि कौन सी सोनेट्स हैं जिन्हें प्री क्रिएशन सोनेट के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जिसमें मैरिज को लेकर बात की गई हो, बच्चे पैदा करने के लिए बात की गई हो, तो उन्हें प्री क्रिएशन सोनेट कहेंगे। अब 1 से लेकर 126 की जो सोनेट है वो डेडिकेटेड है फेयर यूथ को, जो कि इनके पैट्रॉन रहे हैं। उनके बारे में बहुत अच्छे इनके दोस्त भी रहे हैं फेयर यूथ, जिनके बारे में इन्होंने चर्चा की है। और फिर जो 127 से लेकर 152 तक ये डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। किसको डेडिकेटेड है? डार्क लेडी को। अब ये डार्क लेडी कौन थी? तो इनका जो सेकंड नाम कहा जाता है वो कहा जाता है मैरी फिटॉन। ओके, मैरी फिटॉन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्हें डार्क लेडी क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात करें। देखिए जो इनके बाल थे, जो मैरी फिटॉन थी ना, इनके जो बाल थे वो बहुत ज्यादा घुंघराले थे। ऐसा लगता था कि ये वायर की तरह हैं, बिल्कुल काले कलर के, बिल्कुल वायर की तरह दिखते थे, जिसकी वजह से इन्हें कहा जाता था डार्क लेडी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और अब लास्ट जो दो सोनेट्स बचती हैं, सोनेट नंबर 153 एंड 154, तो ये क्यूपिड जो कि लव गॉड है, गॉड ऑफ लव, उनको डेडिकेट की गई हैं। तो यहाँ तक सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं आखिर क्या बताना चाहती हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम को लेकर। जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, यदि बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो जरूर बनेगा। और जब हम विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर तो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए हम सोनेट नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, वो कहते हैं कि मैं एक अनपरफेक्ट एक्टर हूँ, मैं कभी स्टेज में अपने आप को पूरी तरह से परफेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर पाया, जिसकी वजह से मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहता है कि मैं एक परफेक्ट एक्टर नहीं बन सकता। और उसी की भरपाई के लिए उन्होंने ये जो पोएम्स, सोनेट्स या फिर जो ड्रामा, प्लेस ये सब लिखते हैं, जो उनके वर्क्स होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं उन चीजों को, जो मेरे दिल की जो बातें हैं, जो मैं नहीं स्पेस में नहीं बता पा रहा हूँ, उन्हें मैं अपने इन वर्क्स के माध्यम से रीडर्स तक पहुंचाना चाहता हूँ। और आप इनको समझने की कोशिश करें, जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं इनके अंदर उन्हें भर रहा हूँ, आप उन्हें समझो। यहाँ पर इसका यही मतलब है। और थीम की बात करूं, जो सोनेट नंबर 23 है कि इसमें थीम का कौन सी थीम यूज की गई है, तो यहाँ जो थीम यूज की गई है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये इसकी जो थीम है यहाँ पर यूज की गई है।
अभी थोड़ा मुझसे लिखते कम बनता है, जिसकी वजह से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है और समझने की कोशिश करते हैं। As an unperfect actor on the stage, who with his fear is put besides his part, are some fierce thing replete with too much race, whose strength abundance weaken his own heart। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं कि एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज, मैं जब स्टेज में जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक अनपरफेक्ट, यहाँ पर देखिए जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट होता है, बट ये जो राइटर के द्वारा इस शब्द को बनाया गया है, क्योंकि उनको इतनी आजादी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी वर्ड को तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पर अनपरफेक्ट एक्टर, मतलब कि वो परफेक्ट एक्टर नहीं थे स्टेज में, वो अपने आप को उस तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे थे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। जो एक परफेक्ट एक्टर की जो क्वालिटीज होती हैं वो इन पर नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इनके अंदर जो थी वो फियर था। इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कह पाए। Who with his fear is put besides his part। और जब ये स्टेज में पहुंचते हैं तो इनके अंदर का जो डर होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपने जो डायलॉग्स होते हैं, अपनी स्पीच होती है, उसे बहुत अच्छे से बार बार रिहर्सल करके जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्टेज में पहुंचते हैं तो इनके अंदर जो डर होता है वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। जो इनकी स्पीच होती है, डायलॉग्स होते हैं, उन्हें ये नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। और सम फियर्स थिंग रिप्लेट विद टू मच रेज, और उसी की वजह से जो इनके अंदर जो गुस्सा होता है वो कहीं ना कहीं दिखने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में ये दें तो जैसे कि आप देखोगे कि जब कोई जानवर होता है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, जब कोई जानवर होता है वो किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसे कहीं लगाता है, उसे फिर ये नहीं सोचता कि वो सही जगह पर वार कर रहा है या गलत जगह पर वार कर रहा है, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, कमजोर कर लेता है। Whose strength abundance weaken his own heart। तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी मजबूती होती है, वो वीकेन मतलब कि उसको वीक कर देती है, उसकी कमजोरी बन जाती है। जैसे कि जंगल में आप देखोगे कोई है, कोई भी पशु ले लो, कोई भी जानवर ले लो, वो है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्रोधित पाता है जब वो सही से अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा होता। तो उसी तरह से जब उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उतने समय पे वो ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और जो फिर वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कि वो मतलब जो काम कर रहा होता है उसमें जब उसे सही गलत का नहीं पता चलता तो वो अपनी एनर्जी तो वेस्ट ही कर रहा होता है, बट वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, वो कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ स्टेज में, अपने जो डायलॉग्स हैं उनको बोलता हूँ, लेकिन जब मुझसे जब गलती होने लगती है तो फिर मैं ये नहीं सोचता कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ होती है, मेरी स्पीच देने की, मेरे डायलॉग्स बोलने की जो मेरी स्ट्रेंथ होती है, वो कहीं ना कहीं वीकनेस में कन्वर्ट होने लगती है। तो पहला स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। सो आई फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू से द परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लॉस राइट। तो ऐसा ही सो आई मीन्स होता है, तो मतलब जिस तरह से वो जंगली जानवर के साथ इस तरह हो रहा होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी वीकनेस बनने लगती है, तो उसी तरह से मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ स्टेज में, बट मैं उस तरह नहीं कर पाता, तो जो मेरी स्ट्रेंथ होती है वो वीकनेस में कन्वर्ट होने लगती है। हर फियर ऑफ ट्रस्ट, और जो मेरे प्रति जो लोगों का ट्रस्ट होता है वो कहीं टूट ना जाए, इस डर से फॉरगेट टू से, मैं ये कहना भूल जाता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे डायलॉग्स होते हैं जब मैं उन्हें बताना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही बार बार बात आती है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत डायलॉग्स ना बोल जाऊं,
जब मैं ऐसा सोच रहा होता हूँ तो मैं अपनी गलतियों को और ज्यादा दोहराने लगता हूँ, मेरे साथ वो गलतियां और ज्यादा होने लगती हैं। द परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लॉस, राइट? तो जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ, चाहे वो किसी की सेरेमनी हो या फिर राइट हो, तो वहां पर जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मुझसे ये कहा जाता है कि ध्यान रखना तुमसे कोई गलती ना होने पाए, जिसकी वजह से मैं अपनी गलतियों को जो एक एक्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए उन्हें दोहराने लगता हूँ। एंड इन माइंड ऑन लॉस स्ट्रेंथ सीम टू डिके, और फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि जो ये लॉस स्ट्रेंथ, जो मेरी ये स्ट्रेंथ होती है, जो स्पीच मैं देने वाला होता हूँ या फिर जो डायलॉग्स मैं बोलने वाला होता हूँ, तो उनको जब मैं बोलने जाता हूँ और मुझसे ऐसी बार बार गलतियां होती हैं, मेरे दिमाग में बस यही बात गूंज रही होती है कि मुझसे गलती ना होने पाए, तो उस कारण से जो मेरी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होने लगती है, डिके होने लगती है। मतलब कि मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ओवरचार्ज विद बर्डन ऑफ माइंड ऑन लॉस माइंड, और फिर मेरे जो अंदर जो ये बर्डन होता है, ओवरचार्ज का मतलब कहने का ये है कि जब मैं अपने आप को बार बार ये बात बोलता हूँ कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार अपने आप को ओवरचार्ज करता हूँ, तो वो जो बर्डन है मेरे ऊपर वो मुझे गलती करने के लिए मजबूर करता है, मैं अपनी बात को परफेक्टली नहीं कह पाता हूँ। ओके, अब देखते हैं थर्ड स्टैंजा। ओ लेट माई बुक्स बी देन द इलोक्वेंस एंड डम प्रीसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट। तो अब यहाँ पर देखो, जो पहले विलियम शेक्सपियर थे वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, वो अपने आप को एक अच्छे एक्टर की तरह नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो अब वो अपनी बात को पूरी करते हैं, अपनी भरपाई करने के लिए वो आगे लिखते हैं, ओ लेट माई बुक्स बी देन द इलोक्वेंस। इलोक्वेंस मीन्स होता है स्पीच। क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पीच। तो जो राइटर है वो कहते हैं कि देखो, जो मैं बातें अपनी स्पीच के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाता, मैं नहीं कह पाता, तो वो मैं अपनी इन बुक्स, जो मेरे वर्क्स हैं, उनके जरिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। आप इनको रीड करो, अच्छे से पढ़ो और फिर समझो कि जो मैं अपनी स्पीच में नहीं कह पा रहा हूं उनको यहाँ पर मैं किस तरह से प्रस्तुत कर रहा हूं। ओके, एंड डम प्रीसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट, और जो फिर मेरी ये जो गूंगी, डम मीन्स होता है गूंगा, और प्रीसेजर्स जो मेरी ये भावनाएं हैं, जो गूंगी रचनाएं हैं, जो मैं स्पीच के माध्यम से नहीं कह पा रहा, तो उन भावनाओं को, उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को आप लोग समझने की कोशिश करें। Who plead for love and look for recompense। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ। प्लीड का मतलब होता है निवेदन करना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो रीडर्स हैं उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे इसके लिए निवेदन करता हूँ। एंड लुक फॉर रिकम्पेंस, जो आप ये मेरा जो निवेदन है वो इसलिए है कि जो मैं आपको नहीं दे पा रहा था अपनी स्पीच के माध्यम से, मैं उसकी यहाँ पर भरपाई कर दूंगा। आप इन्हें अच्छे से पढ़ो तो मोर देन दैट टंग दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो मैं अपनी वाणी से, मैं अपनी टंग के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाता हूँ, जो नहीं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, वो मेरी रचनाएं जब आप पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छे से जो मेरी फीलिंग्स हैं उनको आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर जो ये 2 लाइन्स हैं, इन्हें, ये जो लास्ट में आती हैं, इन्हें कपलेट कहा जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब अभी तक ये ऐसी सोनेट थी जिसमें राइटर जो है विलियम शेक्सपियर वो अपने बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है 1 से लेकर 126 तक
ये किसको डेडिकेट है? फेयर यूथ को डेडिकेट है। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं भी फेयर यूथ की बात नहीं की गई है। सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम जो है ये विलियम शेक्सपियर अपने बारे में बताते हैं, लेकिन ये भी फेयर यूथ को डेडिकेट है। इन लाइनों के माध्यम से पता चलेगा, ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ रिट, टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव्स फाइन विट। अब यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो कहते हैं कि रीडर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो रीडर्स, मेरी इन जो साइलेंट लव वाली ये जो बुक्स हैं, रचनाएं हैं, वर्क्स हैं, इन्हें आप पढ़ो, इन्हें समझो कि ये आखिरकार कहना क्या चाहती हैं, इनके अंदर क्या लिखा है, उसे समझने की कोशिश करो। जो मैं कभी अपने दिल की जो बातें हैं मैं आपको नहीं बता पाया जब मैं स्टेज में होता हूँ, तो मैं उनको अपनी इन रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज इन्हें अच्छे से रीड करो, पढ़ो और समझो। टू हियर विद आईज बिलोंग्स टू लव लॉस फाइन विट। और ये इस तरह की रचनाएं हैं जो आप आंखों से सुन पाओगे। जैसे कि सभी लोग कानों से सुनते हैं, लेकिन जब हम रचनाएं पढ़ेंगे, कोई ऐसे वर्क्स को पढ़ेंगे तो वहां पर हम आंखों से सुन पाएंगे। देखते तो सभी आंखों से ही हैं, बट आप आंखों से सुन भी सकोगे कि मेरे जो दिल की बातें हैं वो क्या कहना चाहती हैं, उनमें क्या ऐसा लिखा है। ये आपके अंदर ऐसी ये जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ऐसी बुद्धिमत्ता आपके अंदर जागृत हो जाएगी, आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि आप मेरी भावनाओं को समझ जाओगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। भले ही वो किसी के माध्यम से भी कैसे भी आप समझो, यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये रही सोनेट नंबर 23 जिसको हमने आज डिस्कस किया, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी पसंद आएगी। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।